हम खड़े हैं ये दंतेवाड़ा ज़िले के एक सुदूर क्षेत्र में एक आश्रम है। ये वो आश्रम है जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। आज हम आपको यहाँ की जो अधीक्षिका रह चुकी हैं, जो पूर्व अधीक्षिका हैं, जिन्होंने 2011 तक इसका संचालन किया है, आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको उन अधीक्षिका से क्यों मिलवाने वाले हैं, वो अधीक्षिका क्यों खास है। अगर आप उनका नाम जानते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही अधीक्षिका है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे देश में एक नारियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक लीडर के तौर पर उभर के सामने आई हैं। और खासकर अगर हम बस्तर संभाग की बात करें, आदिवासी महिलाओं की बात करें, तो ये उनके लिए आदर्श भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी है। कई सारी कहानियां हैं। जो ये जगह है, ये एक कमरा है, अगर आप देख पा रहे हो, ये वही कमरा है जहाँ पर एक समय वो अधीक्षिका रहा करती थी। 2011 तक उन्होंने इस स्कूल में रही हैं और 2011 से लेकर 2021 तक जो वो अधीक्षिका उभर के आई हैं, वो एक अलग तरह का चेहरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका नाम क्या है। चलिए हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, और जब आप नाम सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये कौन से अधीक्षिका है। ये सोनी सूरी है। सोनी सूरी आप में से लाखों लोग जानते होंगे। सोनी सूरी आज के समय किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर जो लोग सोनी सूरी को नहीं जानते हैं उन्हें जानना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए कि सोनी सूरी जो इस आश्रम में पढ़ाती थी, जो एक अधीक्षिका रह चुकी हैं, जो इस आश्रम का संचालन करती थी, आखिर कैसे वो आज यहाँ पहुँची हैं। जो आज सोनी सूरी को आप देख रहे हैं, जो सोनी सूरी का चेहरा बना है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आज हमारे साथ सोनी सूरी जी हैं। तो सोनी सूरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में, और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको अपना बहुत ही कीमती समय दिया है आज बात करने के लिए। और हम छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में आए और आपसे मुलाकात ना हो तो ये यात्रा अधूरी सी लगती। तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा बताएं कि जो हम आज की सोनी सूरी को देख रहे हैं, 2011 के पहले की जो सोनी सूरी थी वो कैसी थी। और ये आप बताया आपने जब हम इस स्कूल में आए कि ये वही आश्रम है जहाँ पे आपने सैकड़ों बच्चों के सपनों को उड़ान दी थी। सैकड़ों बच्चों के सपने आपके पास थे कि जो बच्चों को आपसे काफ़ी उम्मीदें थी कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्या वो दौर था, थोड़ा बताइए। मतलब ये जो आश्रम है जिसमें हमें आप मतलब मैं 2014 में मेरी जेल से रिहाई हुई। उसके बाद 2015 में शायद मैं मतलब जेल से आने के बाद मैंने एक बार फिर यहाँ के अपने देखा कि ये मेरा एक ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का ये वो था करके, फिर अब आप आए तो आपके माध्यम से फिर मैं उसी जगह पे आई। तो ये आश्रम मतलब 2002 में मेरे टीचर नियुक्त हुई और 2006 से मैं इस आश्रम में पूरी बच्चों को एक शिक्षा देने के नाम और जो भी है मैं हॉस्टल वाला पूरी देख रेख करती थी इस आश्रम में। और ये वाकई है बहुत बड़ी सपना था, क्योंकि मैं एक आदिवासी टीचर हूँ और आदिवासी अधीक्षिका हूँ। तो इससे है ही मेरे समुदाय के लोग हैं, जैसे इस क्षेत्र के जो ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये दंतेवाड़ा जिला आता है, ब्लॉक कुआकोंडा आता है। इसके दूर दूर तक के जो क्षेत्र के बच्चे हैं ये वो सोचते थे कि हाँ वो जबेली आश्रम में तो सोनी सोरी है, वो हमारी समुदाय की टीचर है, हॉस्टल वार्डन है, अधीक्षिका है, हमको उस जगह पे जाना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर आके अपनी शिक्षा लेने के लिए बहुत मतलब निडर से एकदम बिना भय से आ गए रहते थे। तो मुझे भी एक घर होता था कि मैं इस समुदाय की हूँ, तो मेरा काम है कि मैं इन बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा दे के हक अधिकार और अपना आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दे के मैं अपने समुदाय को अपनी उस चीज़ों को मेरे को बहुत आगे बढ़ाना है और इन बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाने का ये मेरा भी एक सपना था। लेकिन उस सपना में तो वो मैं उतर नहीं पाई, या फिर मैं अपने से नहीं उतर पाई नहीं कह सकते। मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ें जो हुई है वो बहुत लंबा कहानी है। लेकिन इस आश्रम को मैंने आज इतने साल बाद देख रही हूँ, लेकिन वो जो सपना मैंने बच्चों को देने की सोचा था मैंने नहीं पूरा किया। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है कि जो बच्चे सलबा जुड़ूम से पीड़ित, जिनके माँ नहीं बाप नहीं, वो बच्चे खुद मुझे बताए थे और मैं उन बच्चों को कम से कम 80-90 किलोमीटर पैदल चल के जाने और आने में 80-90 किलोमीटर लगा। वो 50-60 बच्चे, तो बच्चे जंगलों में रहते थे। जब मुझे बताया गया कि कोंडा सावली के अंदर जगरगुंडा और बहुत सारे गांव के बच्चे थे, वो बच्चे आज घरों में नहीं रहते हैं, उनके घर नहीं हैं, जंगलों में रहते हैं। फोर्स इतना ज़्यादा गश्त करते रहती,
ऐसे भी बच्चे हैं जो, तो मुझे लगा कि भाई बड़ों को तो हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन बच्चों को एक सही शिक्षा दे के उनको वो किया जा। पैदल जाके 50-60 बच्चों को मैंने वहाँ से लाई थी, और मेरे को ये कहा था जब लाने से पहले कि चलो आप लोग सब लोग चलो इकट्ठा हुए बच्चे। उसके बाद ना मैं उनको ये बोला था कि चलो आप हमारे साथ। कहाँ जाएंगे मैम, और लोग मुझे मैम बोलते थे, मैडम बोलते थे, कहाँ लेके जाओगे मैडम। मैं बोली देखो आज जंगल में आप लोग छुप के रहते हो ना, डर के रहते हो ना, आपको निडर होके रहना है, इस तरह डर के नहीं रहना। आप लोग चलो, मैं ये कैसे शिक्षा ऐसा घर दूंगी और आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, आप लोग मेरे साथ चलो। और आप लोग के हाथ में कलम होगा, और कलम से आप लड़ोगे। और एकदम जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसरों को देख के उनके सामने सर झुकाते हो, हाँ सर है सर, और बड़े मतलब पैंट शर्ट इस टाइप का देखते हो तो आप लोग थे कि हमसे बड़ा आदमी जा रहा है। तो ये सपना जो आपने देखा था वो तो नहीं किन्हीं कारणों बस पूरा हो पाया, पर आज 2021 चल रहा है, 2011 तक आप यहाँ की अधीक्षिका रही हैं। अभी दंतेवाड़ा में अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में आप आदिवासी महिलाओं की एक लीडर हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम समझ पाएँ कि यहाँ पे महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, क्या मुश्किलें हैं, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए मैं मतलब 2011 से पहले जो भी है मैं शिक्षा के लिए काम करती थी। जितना मैंने आपको बताया कि मेरी क्या सोच थी, क्या हुआ, क्यों पूरा नहीं हुआ, आज वो बच्चे मेरे जो स्टूडेंट थे वो मतलब कभी मैं उस सपना को पूरा नहीं कर पाया सरकार की ऐसी नीतियों के वजह से, जिससे हुआ है। और अब 2011 के बाद मैं तो फिर जेल चले गई, और 2014 को मेरी रिहाई हुई है। तो उसमें मेरे को ये आश्रम के चलते मतलब इतना अंदर इलाकों में मैं आश्रम को कैसे संभालती हूँ, और ये नक्सल का एरिया के नाम पे जाना जाता था। उस दौरान मुझे एक फर्जी केस में फंसा के मुझे जेल तो भेज दिए, उससे मेरे बच्चों की शिक्षा भी छीन गई, और ऊपर से मुझ पर इतनी अत्याचार किया गया जिसका कोई हद नहीं। मुझे पुलिस ने पकड़ के बंद मतलब एक ताने में रख के मुझे करंट शॉट, मुझे निवस्त्र, मेरे गुप्तांगों में पत्थर डाल के मुझे बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत के साथ, बेरहमी के साथ, दर्दों के साथ मेरे को प्रताड़ना और जुल्म किया गया। वैसा करके मुझे जेल के अंदर सलाखों में फेंक दिया गया। वहाँ मेरे को 2.5 साल लगा। उसके बाद निकल के फिर आई, तो तब मैंने सोचा कि शिक्षा तो आज दे नहीं सकती मेरे बच्चों को, क्योंकि शिक्षा से तो मैं बहुत दूर चले आए। फिर न जेल से बाहर निकलने के बाद मुझे ये लगा, क्योंकि जेल के अंदर ही मैंने देख चुका था महिलाओं के साथ क्या हुआ। मतलब मेरे को आज भी मैं नहीं भूल सकती कि वहाँ पर ऐसे ऐसे महिलाएं थे, किन्हीं का बलात्कार जंगलों में हुआ है, किसी का ताने में हुआ है, किसी का ऐसे कई अनगिनत महिला थे। तो मैं हमेशा वहाँ खामोश रहती थी, और उस बात को हर किसी को बता। 2 मेरे को ऐसी महिलाएं मिली वहाँ पे जिनके निप्पल मतलब उनके तनों को काट दिया गया था। जो बलात्कार जब किए गए तो उनको पूरे नखूनों के क्रॉस उनके इस तनों में मतलब वो था, उसके पूरे निशाने थे। और एक मतलब बहन का तो उसके निप्पल तक उसका दांत से कटा हुआ झूल रहा था। ऐसे महिलाओं को जब मैंने देखा जेल में, तब मेरे अंदर में ये लगा। तब वो बहनें बोले आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो, आप लड़ सकते हो, आपकी आवाज़ लोग सुन सकते हैं, आप लिख सकते हो। हम किसको बताएं हमारे साथ ये हुआ है, हम नहीं बता सकते। उन्होंने मुझे एक तरह से बातें कहा, तो तब जाके मैंने जेल के अंदर ही मेरी लड़ाई चालू किया कि हम महिलाएं हैं सोच के। और शर्म, वो बोलते हैं ना कि महिलाओं को शर्मिंदगी में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। वो चीज़ें मैंने वहीं पर छोड़ दी। उस दिन से मैंने छोड़ा, नहीं हम शर्म और पर्दे में नहीं रहेंगे, हमारे साथ जुल्म होते रहेगा और हम कुछ ना बोले, ये हो नहीं सकता। हमको अपने पर्दे हटा के हमको लड़ना होगा। मैंने लड़ाई जेल के अंदर ही चालू किया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, कभी इतना ही जेल के अंदर में मानसिक रूप से। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद भी मेरा यही रहा कि आज अगर हम जख्मों को इतनी अत्याचारों से उभर के आके अगर अपने आप को बचाया भी है, और देश भर के लोग ने हमको साथ भी दिया, और जब हमारी आवाज़, हमारी दर्द की बातें बाहर गई, तो क्यों ना निकलने के बाद भी क्यों ना किया जाए। उसके बाद 2000 पहले जो सोनी छोड़ी थी एक शिक्षक के नाम से, गांधीवादी का एक शांतिपूर्वक थी। आज जो एक सोनी छोड़ी है, जरूर शिक्षा भी अलग, पर एक क्रांतिकारी के रूप में उभर के बाहर आके आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो, उसके लिए आज हम खड़े होते हैं। तो आज सिर्फ एक सोनी छोड़ी बस्तर में नहीं, अनगिनत सोनी छोड़ी जैसे कई हमारी महिला बहन हैं आज मतलब इस तरह का फाइटर बन चुके। जैसे आज इड़मे जेल में है, इड़मे भी बहुत बड़ी फाइटर है। वो भले पढ़े अशिक्षित थी, लेकिन उसके ज्ञानता में कोई कमी नहीं था। जल जंगल जमीन नंदराज पहाड़ जैसी चीज़ों को लड़ने वाली, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए लड़ने वाली वो बहन जेल में है। और वैसे हमारे बीजापुर में कई बहनें ऐसा है। तो महिलाओं का तो यहाँ बहुत ही भयानक तरीके से जुल्म हो रहा है, उसके लिए हम खड़े हैं। और हमारे साथ साथ कई बस्तर के ऐसे महिलाएं
तो ये कड़ी हैं। तो ये कह सकती हूँ कि 2011 से पहले की सोनी सोड़ी और 2011 के बाद की 21 तक की जो सोनी सोड़ी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय हमने कैसे जीवन और आज के जीवन में बहुत फ़र्क है। आज बोलोगे तो ये उस समय हमने शिक्षा पाके टीचर की नौकरी करके हम शिक्षा देने की कोशिश किए। आज हम जेल गए इतनी यातनाएं और इतनी जुल्म के बाद, तो आज एक दूसरा एक शिक्षा हमको जेल में मिला जो आज हम बस्तर के लिए अगर हम दंतेवाड़ा में आपसे जानना चाहें कि महिलाओं को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आप बता रही हैं कि यहाँ की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत हिंसा होती है, अगर आप हमें कुछ चाहें तो उदाहरणों के सहित भी बता पाएँ कि किस तरह की हिंसा, किस तरह का अत्याचार, किस तरह के जुर्म होते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए बस्तर में बहुत बड़ी चुनौती है, पर महिला यहाँ की उतनी बड़ी बहादुर और उतनी बड़ी लीडर भी है, मतलब लड़ने में सब। और जितना बस्तर की महिलाओं की जो चुनौती है कोई कमी नहीं। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर एक महिला 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर मतलब 35 किलो का वजन लेके अपना सर में रखती है और उसके बाद एक हाथ में बच्चा को पकड़ती है और एक हाथ को ऊपर में अपने टुकना में रख के पहाड़ों के नीचे उतर रही है, 40-40 50-50 किलो, जिसको इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उतारना चढ़ना, ये क्या चुनौती नहीं चुनौती है। ऐसे ऐसे महिला हैं कि जो पेट उभर के आया 8वां महीना 9वां बच्चे जन्म देने की कंडीशन में पहाड़ों को चढ़ती है, मतलब लकड़ी लेने जाती है, बाजार आती हैं, और ऐसे कई तरह की चीज़ें महिलाएं उतना वो करना पड़ता है, ये क्या चुनौती नहीं। कई ऐसी महिलाएं कि पेट में जब होती हैं अस्पताल में, सिर्फ महिला ही महिला को लेके अस्पताल में आती है, उसका पति नहीं आता है, तो ये चुनौती है। पति क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो नक्सल के नाम से पति को पकड़ के एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो महिलाएं ये सोचती कि मेरा पति सुरक्षित रहे, लेकिन वो महिला अपनी लड़ाई को उस तरह से करके चुनौती को स्वीकार के अपने आप को करती है। कई बार ऐसा होता है कि फोर्स गांव में चले गए, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये एक पंचायत है, जबीली पंचायत है, ये गांव है, और ऐसी स्थिति में फोर्स जाके 2-2 3-3 दिन रुकते हैं, तो पुरुष वर्ग है जो उनके पति हैं, उनके भाई हैं, माँ बाप है, सब जंगलों में भाग जाते हैं, तो महिलाएं वहाँ रह जाती हैं। तो उन महिलाओं को फोर्स, मतलब जो जवान है पुलिस फोर्स है, उनको बहुत निर्भयता के साथ उनका बलात्कार करते हैं, और इतनी भयानक तरीके से उनकी बलात्कार होती है। जैसा मैं उदाहरण दे रहा, बेल्लम नेंड्रा, अजय पेद्दागेरू, चिन्ना गेलो में हुआ है। जिस तरह से चीज़ें होती, क्या वो चुनौती नहीं है? वो अपने पति को बचाने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए, माँ अपने भाई को बचाने के लिए वो लोग बोलते हैं आप भग जाओ, हम लोग गर्म। तो मैं कई बार महिलाओं को पूछी, एक बात बताओ, जब आप लोग तो अपने भाई बाप पति को बचाते हो, बचाने के लिए जंगल भेज देते हो, तो आप लोग क्यों नहीं भागते? तो कहती है हम कैसे जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे लेके भागें, और ये अगर भग भी जाते हैं तो इस घर में जो अनाज है, जो थोड़े बहुत पैसे हैं, अनाज है, खाने का जो दाना पानी है, इस घर को छोड़ के हम कैसे जाएं? हम महिलाएं इस घर को भी बचाना, हमारे बच्चों को बचाना है, खुद को भी बचाना, हम इस तरह की चुनौती का सामना करते हैं, लड़ते हैं, रहते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी चुनौती है। तो वो एक सोचने वाली बात है ना कि ये महिलाएं, बस्तर की महिला अपने घर, बच्चे, पति, बाप, भाई सबको बचाने की लड़ाई भी लड़ती हैं। और वो महिलाएं जंगलों में जाके बड़े बड़े, मतलब जंगल में जाके लकड़ी तोड़ के लाती है, मुआ बीनती है, खेती करती है। जो पुरुष वर्ग को करना चाहिए वो काम आधा से ज़्यादा महिला करती हैं। ये नहीं कह सकते कि बस्तर के पुरुष निकम्मे नहीं हैं, उनको बचाने के लिए महिला अपनी चुनौती दे के स्वीकार के अपनी वो कर किस तरह से करती। बहुत बेहतरीन, ऐसे कई अनगिनत महिलाएं कि बच्चे जन्म, कई लोग बंदूक की बट में बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो आपको मैंने बताया, मेरा बच्चा आज आज़ाद है, बंदूक के बट में पैदा करते हैं यहाँ के, क्योंकि जब उसके पति को अगर नक्सल के नाम से उठा के ले जाते हैं, उसका पीछा करती है महिला, भागती है, तो बंदूकों से, बटों से मारा जाता है, तब उस समय दर्द होता है, तो बच्चे को जन्म देती। ये क्या चुनौती नहीं? कि ऐसे कितनी अनगिनत, कोई अगर उनके पति अपने बच्चों के साथ सोया है और उस समय बच्चों को फेंक के ले जाते हैं नक्सल के नाम पे, उनको एनकाउंटर किया जाता है, तो 5-5, 6-6, 9-9 बच्चे की माँ होती है और उसका पति को मार दिया जाता है, तो उस 9 बच्चों को कैसे परवरिश करेगी, कैसे उनको देख रेख करेगी, कैसे शिक्षा दे? ये चुनौती नहीं, ये सारी चुनौती हैं इस बस्तर की महिलाओं पर। आप हमें थोड़ा ये बताइए कि जिन लोगों को ये एनकाउंटर कर दिया जाता है या नक्सल के नाम पे लेके जाया जाता है, उनके या फिर जो परिवार के लोग बंद हैं थाने में, जिनके पति बंद हैं जेल में,
उनका कोर्ट का एक दिन कैसा होता है? आप बता रही थी कि बहुत पहाड़ों से चढ़ के आते हैं, राशन नहीं होते। ज़रा उस महिला की माँ की कहानी बताइए, जो आप बता रही थी कि वो हर तारीख के दिन अपने घर की लिपाई पुताई करके रखती है कि हमारा बेटा आ रहा होगा। देखिए, जब कोर्ट में देखो, यहाँ तो 3 साल 4 साल 5 साल से मेरे हमारे आदिवासी भाई मतलब जेलों में बंद हैं। उनका पेशी का डेट बढ़ते जाता है, हर महीना बढ़ते जाता है। तो जब एक उदाहरण है, जैसा नीलाबाई में एक हमारी एक मतलब बूढ़ी है, हमारी माँ है मतलब बोलना चाहिए। मैंने नीलाबाई गई थी, तो उस समय वो बेचारी मेरे को जब गई तो मेरे को खिला खिलाई सब कुछ खिला, उसने मुझे बताया। तो मैं यही सब करने जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि किस पंचायत में कितने को पकड़ के लेगी, उनकी क्या स्थिति है, उन माता की क्या स्थिति है, उनकी पत्नी की क्या। तो मेरा सर्वे होते रहता। उस दौरान मैं नीलाबाई में मिली, तो वो मेरे को बता रही थी कि मतलब नहीं, मेरे बेटे का इंतज़ार में, और वो 70 साल के आसपास की है, एकदम बूढ़ी सी है। तो मैं मेरे बेटा के इंतज़ार में, कितने साल हुआ आपके बेटा को? तो बोलती है 5 साल लगभग हो रहा है। तो इतने साल से आपका बेटा बाहर नहीं आया? नहीं आया। फिर भी मैं इंतज़ार हूँ। पता है सोनी, मतलब मेरे को बोली सोनी, तो हाँ बताओ क्या हुआ? आप सोनी हो ना, आप तो मुंड्रा की बेटी हो ना, इस बेड़मा की हो ना? मैं बोला हाँ। तो वो बताती है कि जब पेशी का जब डेट होता है, मतलब आता है, तो मैं हमेशा ना इस आंगन को देखकर, इस आंगन को मैं लीप लेती हूँ, पूरा घर का झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, सब चीज़ें कर लेती हूँ। और मेरी बहू को उस दिन, जिस दिन मेरे बेटा का पेशी होता है ना, उस दिन मैं अपनी बहू को ना सुबह उठाती हूँ, मुर्गा जैसा बोलता है ना वैसे उठाती हूँ, जल्दी उठ, लेट हो जाएगा, जल्दी से तैयार हो कि जा, गाड़ी नहीं मिलेगा, आज कोर्ट जाना है ना, कोर्ट चले जाना। तो मेरी बहू कोर्ट जाती है, कोर्ट जाती है तो मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि मेरा बेटा को शाम तक लेके आएगी। ऐसा सोच के मैं पूरा मतलब जैसा मुर्गा होता है तो मुर्गा काट के बनाए रहती हूँ, नहीं तो नदी में जाके मछली थोड़ा सा पकड़ के लाती हूँ, मछली बनाए रहती हूँ, और शाम तक इंतज़ार करती हूँ। मेरी वो रात हो जाता है लेकिन आती नहीं है, मैं थक जाती हूँ और देखते देखते सो जाती हूँ, मैं खाना भी नहीं खाती। तो जब मेरी बहू को मैं सुबह देखती हूँ, सुबह पूछती हूँ मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को लाए कि नहीं, कहाँ है मेरा बेटा, किधर रखी हो मेरा बेटा को, और रात को क्यों नहीं बताई मेरे बेटा को लाए हो? तो तब फिर मेरी बहू मुझसे बोलती है मैं कैसे लाऊंगी, मैं इस बार भी मेरे को नहीं दिए ना, नहीं दिए, अब मेरा बेटा कब आएगा? फिर मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं मेरा बेटा मेरे मरने के बाद अगर मेरे को एक कफन का भी मेरे को नसीब है कि नहीं। मेरे को बहुत दुख लगता है उस समय। अब जब वो बताती है ना कि ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा उस कफन को, मेरे शरीर में एक कपड़ा भी उड़ा पाएगा कि नहीं, मेरा बेटा वो कब आएगा। तो ऐसा एक इंतजार रहता है अपना बेटा का, अपने भाई का, अपने पति का इंतजार, ऐसे बस्तर की महिलाओं का इंतजार रहता है। वो इंतजार पता नहीं उनको कभी खुशी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ऐसे कई माँ लोग हैं कि वो बेटा आया ही नहीं है और माँ इस दुनिया में चले गई। ऐसे कई पत्नी हैं वो पति आया ही नहीं है। जैसे मैं उरे के बारे में बताया, जिन्होंने बट में अपने पेट में मतलब रही है, उसको बट लगा, पुलिस ने उसको बटों से मारा था, उसके दर्द से एक बच्चा को जन्म दे के भी लड़ी, और उसको इन्फेक्शन होने की वजह से वो तो मर गई। लेकिन मरने से पहले जब वो इतना निर्भयता के साथ हम अस्पताल ले गए तो उसका पूरी बॉडी ऐसे उठती थी सर। तब मैंने बोला था कि उरे आप अपने पति को देखना चाहते हो? तो मुंडी हिलाई हाँ। तो आपके पति को ज़रूर मैं लेके आऊँगी, ऐसे की। लेकिन हम इतने कोर्ट में जाके उसका आवेदन डालें, उसके बाद उसकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद मेरे को ये लगा ये तो अपने पति को देखने के लिए तरस रही थी। आज वो भले उसके पति को देख तो नहीं पाई, पर अपने पति के हाथ का एक उनके डेड बॉडी में अग्नि दे देंगे तो शायद वो जल जाएगी, उससे तो उसको एक मोक्ष प्राप्त होगा या उसका आत्मा को शांति होगा। ये सोच के हमने अपने वकीलों के द्वारा हमने केस लगा दिया, जमानत उसको 1 दिन के लिए उसकी रिहाई के लिए कोर्ट ने दे दिया। लेकिन इसमें इतना क्रूरता यहाँ की पुलिस जवानों की, वो डेड बॉडी को अपनी पत्नी को दिखाने के लिए तो गए, पूरी जंजीरों से बांध के ले गए और उनका अग्नि देने नहीं दिए और पटाखा खुद से फोड़े और बोले नक्सल इधर पूरा बम विस्फोट कर रहे हैं, तो तुरंत ला के जेल में डाल दिए। ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ होती है और ये है यहाँ की दुर्गति स्थिति। आपने सोनी सूरी के बारे में कई तरह के किस्से सुने होंगे, कई तरह की उनकी यातनाएं सुनी होंगी, कई तरह के जुर्म सुने होंगे, और एक क्रांतिकारी नेता भी रही हैं, क्रांतिकारियों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, आदिवासी समुदाय के लिए आवाज़ उठा रही हैं। पर सोनी सूरी का बचपन कैसा बीता? सोनी सूरी कौन है? थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, मेरी बचपना से लेके मैं जब वो संभाली बहुत अच्छे से दिखा। मेरे कितने भाई बहन हैं? हम लोग मतलब मेरे पिता 2 शादी किए। हमारे मेरी मम्मी फर्स्ट है, मेरे और सेकंड मम्मी है, और मैं अपनी मम्मी की मतलब 1 बेटी 3 भाई हैं।
ये है, और छोटी वाले के 2 हैं, और 3 बहनें 3 भाई हैं। और मेरा बचपना तो बहुत, मेरे पापा खेती किसानी करते थे और एक गांव के मुखिया थे, सरपंच भी किस थे। गांव के रहने वाले ये बेड़मा, बेड़मा गांव के। हैं? ये दंतेवाड़ा से कितना दूर है? दंतेवाड़ा से वही 30-40 किलोमीटर का, तो वहाँ के रहने वाले। बहुत अच्छा बचपना भी था, मतलब हमको ये पता ही नहीं चला कि ऐसे भी दिन आएगा। और वो में हमारे जो मतलब खान पान रहन सहन सब चीज़ एक जो मीडियम परिवार की तरह बढ़िया हमारे पापा ने मुझे हमको शिक्षा दिया, पढ़ाया। लेकिन एक चीज़ है कि मैं गाय चराते कराते मैं पढ़ाई किया। मतलब मैं पहले गाय चराने भेजते थे, उसके बाद ना मेरे को दलिया की एक बड़ी लालच थी खाने की। तो 4 बजे मैं गायों को लेके आती थी। तो कई दिन वो टीचर देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ोगे तो आपको दलिया मिलेगा। मैंने कहा हाँ, मेरे को स्कूल आना। मेरे को ये नहीं था कि मैं पढ़ूंगी, मेरे को ये शौक था कि दलिया। उसके चलते मैंने फिर स्कूल में दाखिला हुआ और मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। और इतना उस लेवल पे, आज अगर उस तरह की शिक्षा ना होती तो इतने मुझ पे जुल्म हुए हैं, इतने अत्याचार हुए हैं, तो आज मैं इस तरह से एक संविधान के तहत या ऐसे विचारों के साथ मैं नहीं लड़ती। क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। हो सकता है मेरे हाथ में भी कई ऐसे जुल्म जिसके साथ होता है तो आज बंदूक तान के बदले की भावना की ओर जाते हैं, लेकिन हमने नहीं गया। क्योंकि हमको ऐसे शिक्षा मिली थी, एक गांधीवादी की या भगत सिंह जैसे क्रांति की, इस तरह की शिक्षा की वजह से। बचपन के बाद शादी के बारे में थोड़ा बताइए। शादी हुई आपकी फिर? देखिए, मैं ऐसा पढ़ते पढ़ते 12वीं पास हुई, उसके बाद मेरी नौकरी लगी और मैंने शादी किया। शादी थोड़े अदर कास्ट पे शादी किया था, तो उसके चलते थोड़े से नाराज़गी। लव मैरिज की थी? हाँ जी जी। फिर उसके चलते तो नाराज़गी हुई। फिर उसके बाद फिर परिवार अपना लिए, सब साथ चलने लगे। फिर उसके बाद शादी के बाद फिर मैं जहाँ बैठी हूँ, मतलब इस आश्रम के लिए मेरे को नियुक्त किया गया। मैं सरकारी टीचर बन गई। फिर शादी के बाद सरकारी टीचर? हाँ हाँ, शादी के बाद बनी मैं टीचर बनी, फिर अधीक्षिका भी बन के मैं यहाँ पर अपना कार्यभार दे रही थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ और ही होते गया, तो फिर अब क्या बोलूं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरी बड़ी बेटी LLB का अभी लास्ट में पढ़ रही है। बेटा अभी 12वीं पास होके वो भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और छोटी बेटी है, वो एक हॉस्टल में है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। आपका फ़ोन सर्विस लाइन पे लगा है, आपके साथ 2-3 गनमैन भी रहते हैं, सुरक्षा में तमाम इंतजाम रहते हैं, आप अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हैं। तो ये कैसा आपको, ये जीवन कैसा लग रहा है, ये समय कैसा लग रहा है? देखिए, मतलब एक तरफ तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप पुलिस की तरफ से ही रखता है। सोनी सोड़ी माओवास्ट के समर्थक है, सोनी सोड़ी ऐसे हैं। और मेरे ऊपर जैसे केमिकल अटैक भी हुआ, तो वो अटैक में भी जो कलोरी रहे हैं IG बन के, उस दौरान हुआ, वो पूरी बातें भी हमको पता चली है कि वो चीज़ कैसे है। क्योंकि जब हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो हमारे बस्तर के भाइयों को एनकाउंटर में मारा जा रहा है, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कई तरह की चीज़ें हम पे अटैक हुआ। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आम जनता की तरफ से मुझे अटैक क्यों करेंगे, मेरे बस्तरवासी लोग मुझ पर क्यों अटैक तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रशासन तरफ से ये चीज़ होता है। लेकिन इन्होंने सुरक्षा देने के बाद, तो वो सुरक्षा तो दिए, अच्छी बात है, उन्होंने सुरक्षा दिया तो हमने भी लेके चल रहे हैं। लेकिन कई तरह का पाबंदी होती है, मुझे बताना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अगर मैं सच्चाई से बता दूं कि मेरे को आज बीजापुर जाना है, तो 10 जगह रोका जाता है, नाकों में रोका जाता है, पूछा जाता है, मेरी गाड़ी चेकिंग की जाती है, सब चीज़। तो मैं पूछती हूँ कि गनमैन फिर किस लिए रखा गया, जब ये गनमैन भी तो उसी सरकार के नौकरी कर रहे हैं। फिर इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं गाड़ी में क्या ऐसी चीज़ ले जाऊँ, वो चीज़ें होती है। फिर कभी बोलते हैं कि आप नहीं जा सकते, नोटिस कि आप इस जगह नहीं जाओगे, उस जगह नहीं। मतलब मेरी आज़ादी को पूरी तरह से वो बंदिश बनाया गया। मतलब मेरे को एक तरह से आज़ादी नहीं है बस्तर में। ये आज़ादी क्यों नहीं है, हो सकता है हम इतनी आवाज़ उठाते हैं, हम इतनी जगह पे अपनी बातों को रखते हैं, जैसे हर जगह पे ये सोच के कई तरह का मेरे को बंदिश किया जाता है, कई तरह से मुझे रोका जाता है। और मेरे जो गनमैन हैं वो तो साथ चले, वो तुमको ड्यूटी निभाना है, पर वो गनमैन गांव में जाके कैसे रुकते हैं, कैसे, इसको कोई नहीं पूछता। बस ये पूछा जाता है सोनी सोड़ी माओवादी से मिली या नहीं मिली, सोनी सोड़ी ऐसे कहाँ है, क्या कर रही है। मतलब एक तरफ से लगता है ये मेरे लिए सुरक्षा है या फिर मेरे पीछे जासूसी है, मुझे समझ में नहीं आता। पर मैं ये ध्यान नहीं देती, मेरे को अपना काम करना। लेकिन वो पूरे चुनौती है मेरे लिए, बहुत सारी चुनौती है। देखो मेरे बच्चे, आज तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी वो नहीं है। आज मैं नौकरी कर रही थी, मुझे सस्पेंड किया गया, निलंबन पीरियड में भी मुझे निर्भय भत्ता दिया जाता है वो भी मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं।
3 बच्चे के मैं माँ हूँ। मेरे पति को भी कितना निर्भयता से सब जेल से रखा गया, जंजीरों में बांध के रखा था, उसको कितना निर्भय होते तक उसको मार पीट करके उसको मरा करके उसको आज मौत की घाट उतार दिए। तो वो एक तो मेरे पति को चुना। मेरी माता जी है जो उसकी बेटी को मैं जब सुन ली कि नहीं मेरी बेटी के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत किया गया, बहुत बेरहमी से, वो सदमे को बर्दाश्त नहीं की, वो इस दुनिया से चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस लड़ाई में भी बहुत कुछ चुनौती आता है, कभी राशन पानी, खान पान, बच्चों की पढ़ाई, फिर ये पुलिस का अलग, कभी माओवादी बोल देते हैं सरकार के साथ सोनी छोड़ी मिली है, यहाँ इतना पैसा लिए, माओवादी से भी मेरा आता है। तो कभी सरकार बोलती है कि सोनी छोड़ी माओवादी से मिली है, माओवादी बोलता है सोनी छोड़ी सरकार के साथ है। तो ये भी एक हमारे लिए चुनौती है कि तो इन दोनों लड़ाइयों से कैसे आप निपट पाती हैं, कैसे लड़ पा रही हैं, और अभी आपके लिए क्या डर है अभी इस समय की अगर हम बात करें? देखो, डर देखा जाए तो मैं एक लड़ने वाले को डर नहीं होता पहली बात तो, और मैं किसी की गुलाम नहीं करती, ना मैं सरकार की गुलामी करूंगी ना माओवादी की गुलामी कर। अगर मैं गुलामी करूंगी यार ऐसा है तो मैं जनता के लिए कर सकती हूँ, झुकूंगी तो मैं जनता के लिए, मतलब जनता मीन्स यहाँ के बस्तर के जो आदिवासी है चाहे गैर आदिवासी है, मैं हमेशा मानवता की लड़ाई करती हूँ। तो मैं कभी नहीं झुकना चाहती। तो मैं इसलिए मेरे को डर नहीं है। सरकार क्या करेगी, ज़्यादा ज़्यादा गोली मारेगी या जेल भेजेगी, कोई ऐसे मुझ पर केस लगाई जैसे एनआई, अभी तो एनआई वाले लोग मुझे 2 बार आए पूछे, 2 बार 6 घंटा मेरे को पूछताछ हुआ। और नक्सल भी क्या करेगी, नक्सल भी यही करेगी ना कि सोनी छोड़ी गलत है, कि ये गद्दार है, जो कर को गोली चला देंगे। दोनों तरफ से गोली चलेगी, उस गोली से हमारी मौत है, और उसमें गोली चला कर हमारी मौत के गाड़ उतारे, तब भी अब मेरे लिए कुछ नसीबी की बात, मैं अपने आप को गर्व की मत समझूँ। इसलिए क्योंकि मैंने कभी अपनी लड़ाई को मैंने अपने लिए नहीं लड़ा, मेरी लड़ाई मेरे बस्तर के लिए, मेरी जीवन मेरे बस्तर के लिए, और मेरा सोच, मेरा शरीर, मेरी पूरी ऊर्जा बस्तर के लिए। तो फिर डर किस बात की, सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए मेरे अंदर कोई डर नहीं है, लेकिन शर्त है कि मैं गुलामी ना माओवादी करूँगी ना सरकार की करूँ। मैं जनता के लिए हमेशा झुकूँगी और जनता के हक के लिए लड़ूँगी। ये मेरा शुरू से, मतलब जेल से जैसे आई आगे भी मेरी सोच है। इसलिए हजार कभी कभी तो मैं जंगलों के अंदर जाती हूँ तो कई अनगिनत फोर्स 500, 200, 1000 की तादाद में जब हम लोग लड़ाई होता है। उस बीच में तो एक बार ऐसा हुआ, उदाहरण के लिए मैं आपको बता, खुन्ना साइड में जा रही थी, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उस समय ना ऐसे फोर्स वहाँ कम से कम 300-400 की तादाद में थे। पूरा ऐसा मैं जिस तरह जा रही थी ना, उसमें रोड में सोए, ऐसे पकड़, मतलब रास्ता उधर कोई डामर का नहीं था, कच्चा रोड था, रोड में सोए। और मैं, मेरी बड़ी गाड़ी जा रही थी तो उठने रहते, तो मैंने गाड़ी वाले बोले चलो चलाओ चलाओ, नहीं सामने पोर्स सोई है। फिर मैं बोली चलाते जाओ धीरे, तो उठते गए, और बाद में आगे जाके ना फिर नहीं उठे तो मैं उतर गई। गाड़ी से उतरने के बाद, ये क्या कर रहे हो, ये क्या रोड आपके बाप का है, इसमें क्या आप ही लोग यहाँ सो के इस तरह रोकोगे, ये बस्तर है, यहाँ आज़ादी से घूमने का सबका अधिकार है, आप कैसे रोक सकते। फिर चारों तरफ से ना फोर्स घेर ली, और उसके बाद वो जो बंदूकें होती हैं ना, बंदूकों से जो गोल ठक ठक ऐसे खींचे, और खींचने के बाद एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मेरे अंदर डर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को बोले अगर मैं अपने आप को डरती हूँ, ये महसूस इनको कराऊँ, तो शायद इनके दिमाग में लगेगा डर है। तो तब ना मेरे को एक चीज़ लगा कि चारों तरफ गिर, तब एक ही बात बोली, आप इतना गिर के जो मारेंगे मैडम, गोली चलाएंगे, तो एक काम जरूर किया, ठीक है गोली चलाना चला लीजिए, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो बताइए सबसे पहले कौन गोली चलाएगा मेरे पर, बस उसको मैं देखना चाहती हूँ। फिर बाद में जितने गोली चला सकते मेरे को चला लो, मेरा कोई गम नहीं, लेकिन मेरा ये इच्छा है कि सबसे पहली गोली कौन चलाएगा उसको देख, पीछे से मत चलाइए, सामने चलाइए, चलो चला लो, मैं खड़ी हूँ, मारना है मारो, मेरा कोई दिक्कत नहीं। वो चीज़ ना, वो जो आज भी नहीं बोलती है। फिर उसने उसका मेरे को देखते रह गए, और सबके बंदों के नीचे हो गए, और कोई गोली नहीं चलाया और कुछ नहीं। बाद मेरे को रास्ता भी दिए, मैं आगे बढ़ गई, और तब मुझे लगा कि डर से अगर हम रहे तो कभी नहीं जी सकते। वो डर हमको हमारे जानलेवा था, इसलिए हमको निडरता से रहे। तो उतना वहाँ पर मैं एक किसको सपोर्ट मांगती, लेकिन रास्ता मुझे मिला, ये होता है, इसलिए मेरे अंदर में कोई डर नहीं। साल 2011 में जब आप एक बार पहली बार चर्चा में आई थी, जब पहली बार दुनिया सोनी सूरी को जानने लगी थी, जब पहली बार आप जेल में गई, तो जो आप पे आरोप लगे थे कि आप नक्सलवाद को या मायावाद को सूचना देते हैं, आप उनको उनके मुखबरी हैं, उस इल्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2011 में मुझे अक्टूबर में मुझे अरेस्ट करते हैं। 2011 में जून में मेरे पिता को नक्सल ने गोली चलाया था, गोली चला के मेरे पिता का टांग तोड़ दिया गया। अभी
बैसाखे में चलते हैं, उनके ना पैर तोड़ दिए और 40 लाख की संपत्ति को उनको पूरा नष्ट कर दिए। पूरी खेत को पूरा माओवादी ने लाल झंडे गाड़ के उनको कब्जे कर लिए, ट्रैक्टर को आग लगा दी, मेरे भाइयों को बेदखल करी, मेरे पिता को गोली मार दी हैं। उसके वो नक्सल किया, ये सब मतलब मेरे घर को तहस नहस किया। और उसी 2011 से अक्टूबर में मुझे अरेस्ट करते हैं। देखो कैसा है। अगर सोनी सोड़ी माओवादी कितनी बड़ी समर्थक है, अगर माओवादी मेरी बात मानते तो मैं अपने पिता को बचा नहीं पाती। एक बेटी अपने पिता को क्या गोली मारते हुए वो करवाएगी? लेकिन ये चीज़ें जो आरोप मुझे बेबुनियाद है, मुझे फर्जीवाड़ा करके मुझे फंसाया गया। मैं ये सोचूं कि मैं आदिवासी टीचर थी, ये गुनाह था, या फिर इस आश्रम को मैं बचाई, ये गुनाह था। इतने अंदर इलाकों में रह के भी, नक्सल के गढ़ में भी रह के, यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे थे और उनको मैं शिक्षा देने में पूरा सहयोग कर रही थी, उनको खुशियाँ देने में, उनकी शिक्षा से लेके हर चीज़ उनको एक देने में, मतलब मैं इतनी बड़ी सफलता ला रही थी। ये मेरा गुनाह था। गुनाह मेरा क्या था? और इतनी फर्जीवाड़ा केस बना के जो SR का पैसा माओवादी को सोनी सोड़ी देती है, एक आरोप लगा के मुझे जेल में भेज दिए और उसमें 4 केस लगा दिए। तो बाकी पूरी केसों में बाइज्जत रिहा हो चुकी हूँ। अब SR वाला केस में जमानत पे हूँ। तो ये है चीज़। मुझे जेल डाल के आज कितने अनगिनतों की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया, उन बच्चों का जीवन को भी नष्ट कर दिया गया। तो ये एक आरोप है। अभी कोई भी बेटी अगर माओवादी में इतनी हेल्प थी, इतनी समर्पित थी, इतना मेरी माओवादी बात में, तो मेरे पिता का टांग क्यों तोड़ा गया? अगर यही बात अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे वो ये भी कर सकती है सोनी। ऐसा कोई बेटा अपने बाप को निर्भयता से गोली चलाने के लिए ये सब चीज़ें होते देखेगा क्या? रोकेगा नहीं। तो ये स्पष्टता है। ये पूरा मुझ पर एक आरोप लगा के मुझे हो सकता है कि मैं जो काम कर रही थी वो सही नहीं था। हो सकता है कि आदिवासी को नहीं पढ़ना चाहिए, शिक्षित नहीं होना चाहिए, आम जैसे लोग आगे नहीं उठना चाहिए। वो चाहे सरकार की जो भी नीति रही हो। आपके यहाँ तक आने पे आप यहाँ तक पहुँची हैं, आज आपको पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। आप आदिवासी महिलाओं के लिए ही नहीं, बाकी दूसरी महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण के तौर पे उभर के सामने आई हैं। तो बस्तर में महिलाओं के जीवन में कितना कुछ बदला है आपको देख के? बहुत कुछ बदला। बस्तर में ऐसा चीज़ें बदले हैं कि जैसे बलात्कार होता था नहीं बताते थे। मैंने कई जगह पूछती थी कि हमारे साथ कब बलात्कार हुआ, ऐसा हुआ, उस दिन फोर्स आए मेरे साथ ये करके गए, इस दिन करके ये करके गए। तो मैं उसको बोलती थी कि ये बातों को हम सबको बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, मत बताइए, बताने से फिर मेरे पति को पता चल जाएगा, गांव वाले को पता चल रहा है, किसी को पता चल और किसी पर मैं कैसे जीऊँगी, ये बातें आती। तब मैं अपने मेरे साथ जो हुआ वो बातों को महिलाओं को बताती। ऐसा नहीं है बहन, ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है दीदी, आपको बताना होगा। तो ऐसे करके कई अनगिनत ऐसी घटना होती थी। तो मैं मेरे साथ जो कुछ हुआ उस बात को उन तक शेयर करती थी। तब से बाद में महिला ये कहने लगी सही बात है, अगर हम शर्म है बोलेंगे तो जी नहीं पाएंगे, शर्मिंदगी हमको ज़िंदगी नहीं दे सकती। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम शर्म के मारे सर नहीं झुकाना चाहिए, हम सर उठा के लड़ेंगे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो हमको लड़ना है, लड़ेंगे तो हम जिएंगे। ये हमारे बस्तर के महिलाओं में ये बातें हर कोई आ चुका है और लड़ भी रही है और ऐसे फाइटर भी बनी हुई है। तो ये चीज़ें यहाँ हुआ है। तो मेरे को लगता है कि जो चीज़ हमारे साथ हो उस चीज़ को अगर हमने अपनी महिलाओं में बांटा तो एक ताकत बन गए। मेरे लिए तो ताकत मेरे जुल्म ही, मेरे अत्याचारी मुझे ताकत बनाए। वही चीज़ बस्तर के महिलाओं के लिए भी एक ताकत बन के, और जितने जुल्म वैसे भी महिला हैं जो लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। कलेक्टर हो, SP हो, कहीं भी बोलने में झिझकती नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अंदरूनी अंगों में मारते हैं यहाँ फोर्स, उनके गुप्त अंगों में, उनके तनों में, उनके पीछे वाली भागों में, ऐसे जगह पे मारा जा रहा है ताकि महिलाएं नहीं दिखा सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं अपने कपड़े उतार के दिखाती है, अपने कपड़े उठा के दिखाती है। ये मैं खुद इस तरह तब से लगता है कि अब मैं क्या समझ, इससे तो ये लगेगा कि महिलाएं कितनी बहादुर और कितनी लड़ने के लिए आगे आके अपनी बातों को बता रही है। तो ये क्या लीडरता नहीं, ये लड़ने वाले महिलाओं में से है। ये अब बता दे रहे हैं कि हम शर्म और अपने पर्दे में नहीं रहेंगे, हमको लड़ना होगा। वो लड़ती अपने लिए भी, लड़ती अपने पति के लिए भी, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए। कोर्ट में जाते हैं, बच्चों को पा के कोर्ट आते हैं, 2-2, 3-3 दिन पैदल चल के कोर्टों में आके सुबह से शाम तक पड़े रहती है महिलाएं। ये यहाँ की ताकतवर महिला बन चुकी है। अभी आपने सोनी सूरी जी की इतनी सारी बातें सुनी। सोनी सूरी जी अपने आप में एक किताब है, और जो अभी आपने बातचीत सुनी ये किताब के कुछ एक पन्ने हैं। वक्त कम है, आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा हो चुका है। हमने बातचीत शुरू की, लंबी बातचीत हुई, और अभी हम बातचीत करेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। पर सोनी सूरी के जो किस्से हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो उनके यहाँ का जो
दर्द है, जो इस आश्रम के साथ जुड़े उनके सपने रहे हैं, जो उनकी अपनी आदतें रही हैं, वो शायद इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। ये किताब के कुछ एक पन्ने हैं, अगर कभी भविष्य में मौका मिला दोबारा हम आपसे पुनः बात करेंगे और उन पन्नों को दोबारा से सबके सामने लाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और इतना वक्त आपने दिया और आपने अपने पुराने अनुभव साझा किए। और ये जगह जब आप आ रही थी तो आपने कहा था कि मैं इस जगह पे जाती हूँ तो मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, पर आप बहुत दुख, क्योंकि इस आश्रम में मेरे वो 50 बच्चे हैं जिनके माँ ने, बाप ने, कोई ने, एक अनाथ बच्चे के रूप में उनको मैंने लाया कि इसी आंगन में खिलाती थी, इसी आंगन में फूल के पौधे उगाती थी। वो बच्चे हैं ही नहीं। उस बच्चों में तो मेरे को 30 बच्चे तो माओइस्ट बन गए, उसमें माओइस्ट बन के भी कुछ बच्चे नहीं हैं, शहीद हो गए, ऐसा मुझे पूरी जानकारी मिली है। तो मुझे इसी बात का गम है कि वो बच्चों की शिक्षा को हमने नहीं बचा पाए, तो इसमें बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ भी, खुशियाँ भी है, उस खुशियों में भी अब दर्द आ गया, तो आंसू आ गए। तो ये वो जगह में 30 साल बाद आके फिर उस जगह में आके आपसे बात कर रहे हैं, तो हर जगह को मैं निकाल के देख रही थी कि कहाँ मेरे बच्चे बैठते थे, कहाँ उन बच्चों के साथ में कौन सी चीज़ें मतलब बातें करती थी, उसको नाच गान करवाती थी, खेल कूद करवाती थी, कहाँ मेरे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, कैसे खाना खाते थे, मुझे कितना प्यार करते थे, मैं उनको कितना प्यार करती, मैं कहाँ सोती थी। तो एक वीरान जगह हो गया मेरा। वो जगह तब ही होगा जब उन बच्चों को मैं इस जगह पूरा भरे हुए देखूंगी, तब लगेगा अरे बच्चे फिर से यहाँ उभर के आए हैं, और ये फिर मैं बोलते हैं ना प्यार का अधीक्षिका बनना चाहेंगी दोबारा? नहीं, अब तो नहीं। क्यों? देखिए, अधीक्षिका बनना, मैं अधीक्षिका तो नहीं बनूंगी, लेकिन मेरा एक सपना ज़रूर है कि मैं टीचर रही हूँ, तो अगर मेरी ज़िंदगी असलामत रही कुछ सालों, तो मैं फिर से उन बच्चों को, जो उन बच्चों के लिए मैंने सपना देखा, तो वो बच्चे तो के लिए नहीं कर सका, लेकिन उन बच्चों के नाम पे कोई ना कोई मतलब एक शिक्षा के रूप में मैं खुद एक छोटा सा भी मतलब एक पाठशाला खोलूँगी या कुछ ऐसे चीज़ खोलूँ, और उसमें वो शिक्षा दूँ जो कभी भविष्य में पढ़ने के बाद नौकरी भले ना मिले, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़े और जी सके। ये शिक्षा नहीं दूंगी कि पढ़ो और कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही बनना, ये मैं कभी नहीं कहूँगी। आप पढ़ो, लेकिन अपने अधिकार और हक के लिए आप लड़ाई करना सीखो, किसी के सामने मत झुको, और कभी आप 2 वक्त के खाना के लिए या अपने तन के कपड़े के लिए कभी भटकोगे नहीं। वो शिक्षा से मैं ताकतवर बनाऊंगी, और मैं अपने कल्चर की शिक्षा दूंगी। वो शिक्षा जो मैं खेती किसानी करती हूँ, तो बच्चे को भी वो शिक्षा का पाठ होना चाहिए कि वो बच्चा अगर पैदा हुआ खेती किसानी, तो खेती किसानी करना सीखे, प्रकृति से प्यार करना सीखे, जंगलों से प्यार करना सीखे, वो जंगल की जो मूल खंड खाना सीखे। मैं वो शिक्षा देने का मेरा एक सपना है बस्तर में, और मैं अगर जीवन रहा और कुछ सालों तक वो शिक्षा जरूर बच्चों को दूंगी। एक बहुत सही सवाल नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अपनी बातचीत के दौरान 3-4 बार कहा कि मैं शायद कुछ साल जिंदा रह जाऊँ, मैं शायद कुछ साल बच जाऊँ। इसके पीछे कहने का क्या कारण है? देखिए, जिस जगह पर मैं अभी चल रही हूँ, जिस युद्ध भूमि में चल रही हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गोली किसी की भी लग सकती है, चाहे वो नक्सल की बोलो या पुलिस की बोलो। जो पहाड़ों में चढ़ती तो बस्तर तो पूरे बारूद से लथपथ हुआ, खून से लथपथ हुआ। जिस रूट से अब आप आए हो उसमें भी कितने बारूद बिछा गया, इसको कोई नहीं जानता। कब कहाँ विस्फोट हो जाएगा, कब किसकी गोली किधर से चल जाएगी इस लड़ाई के मैदान में, तो इसका कोई संभव नहीं। आज हैं, कल कहीं चल रहे हैं, कहीं विस्फोट हो गया बारूद, या कहीं पर गोलियां चल रही, मुठभेड़ होते रहता। बस्तर में तनकी नहीं सुनते, आज यहाँ मुठभेड़ हुआ, वहाँ उस रास्ते पे हम ही चल रहे हैं और उस जगह पे फंस गए, तो गोली तो किसकी चलेगी, माओवादी की चलेगी और पुलिस की चलेगी, ये तो मेरे को नहीं पता। तो इस नज़रिया से कह रहे हैं, जिस जगह हम युद्ध भूमि में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई ये नहीं कह सकती मेरी जीवन बहुत लंबे सफ़र पे है। ये कहती हूँ आज हूँ जिंदा तो बहुत बड़ी बात है, कल को किसने देखा है, ये बस। अगर कल सुबह हो गई तो अब चल पड़े, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये सोनी सूरी जी के शब्द कह लें या उनके अंदर की जो उनको एक आभास जैसा है, या कह लें जो उनके अंदर की पीड़ा है, जो उनके अंदर का अनुभव है, जो अभी तक उन्होंने महसूस किया है, ये वही बातें हैं। हमारी दुआएं रहेंगी आपके साथ कि आप लंबे समय तक काम कर पाएँ, जो सपना आपने देखा है वो पूरा हो पाए। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जब हम दोबारा छत्तीसगढ़ आएँ तो हम आपसे ज़रूर मुलाकात करें। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। आप लाखों, हज़ारों, करोड़ों महिलाओं के लिए उदाहरण हैं, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उदाहरण है। और आपसे लाखों महिलाओं को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है कुछ बेहतर करने की। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो दोस्तों, सिरसा रूरल इंडिया के इंटरव्यू में सोनी सूरी की आज इतनी ही बातें, और
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा